मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के विजिटर वीज़ा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है तब आप 27 कंट्रीज़ जो शेंगन के अंडर आती हैं वहाँ पर भी आप घूम सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को आप स्किप ना करना, ये 4-5 मिनट की वीडियो आपके 4 से 5 लाख रुपए तक सेव कर सकती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों आप ये मेक श्योर करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में ही फिल होनी चाहिए। आप ये भी मेक श्योर करें कि आपके वहाँ पर सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ जो लोग हैं वहाँ पर सिग्नेचर नहीं करते जिसकी वजह से जो उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पासपोर्ट की। दोस्तों आपके पासपोर्ट के लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो ख़त्म होने वाली ना हो। कम से कम आपके पासपोर्ट पे 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका पासपोर्ट है उस पर कम से कम 2 पेज जो ब्लैंक होने चाहिए। आपके पासपोर्ट पे किसी भी तरह के कोई भी अल्ट्रेशन या कोई भी पेन या पेंसिल से लिखा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मेक श्योर करें कि जो आपका पासपोर्ट है वो पिछले 10 साल में ही इशू होना चाहिए, क्योंकि कुछ देशों में जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो 10 साल से ज़्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर की। दोस्तों अगर ऑस्ट्रिया में आपका कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, तब आप उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर या ऑब्लिगेशन लेटर मंगवा सकते हैं। बट इन केस आप जस्ट वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं और आप होटल बुकिंग पे ये वीज़ा लेना चाहते हैं, तब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी फ़्लाइट डिटेल की। दोस्तों आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होनी चाहिए यहाँ से जाने की भी, और ऑस्ट्रिया को छोड़ने की टिकट भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको कंफर्म टिकट प्रोवाइड करती हैं, बट आप कोशिश करें कि आप डमी टिकट को यूज़ ना करें। इनकेस वो चेकिंग में जाती हैं तब आपके जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब वीज़ा एप्लीकेशन हमारे वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट एक अच्छी तरह से चेक होता है वो होता है हमारा कवर लेटर या ट्रैवल आइटनरी। दोस्तों आप ये कोशिश करें कि आप हर डिटेल वहाँ पे दें। इन केस आप 30 डेज़ का वहाँ पे वीज़ा चाहते हैं तो आपको 30 डेज़ की ट्रैवल आइटनरी वहाँ पे प्लान करनी होगी, जिससे आपके जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो ये आपकी जो कवर लेटर से इम्प्रेस हो जाए कि जो इनका मेन पर्पस है ऑस्ट्रिया में जाना वो सिर्फ टूरिज्म ही है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन की। यहाँ पर आप अपनी जो होटल बुकिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। इन केस आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तब आप स्पॉन्सरशिप लेटर भी यहाँ पर एज ए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन जो नेशंस होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना बिल्कुल मैंडेटरी होता है। बाकी देशों की तरह यहाँ पर भी आपको 30,000 यूरो का जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो लेके जाना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन की। मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, तब आपके पास कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। आप ये कोशिश करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी के लेटर हेड पे हो, जहाँ पर हर डिटेल मेंशन हो, जैसे कि उनकी फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी या उनकी वेबसाइट्स, जहाँ पर ये चेक कर सकें कि जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो दोस्तों उसके बाद आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर आपकी कंपनी ये लिख के देखेगी कि आपके जाने से उन्हें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको कम से कम 3 साल की ITR रिटर्न जो है वो भी आपको चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकेस आपका बिजनेस है तब आप कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास GST नंबर होना चाहिए। उसके बाद में जो आपके उद्योग का सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप यहाँ पर जो आपकी इनवॉइसेस हैं वो भी यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकेस आप रिटायर्ड पर्सन हैं तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास पेंशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो भी पिछले 3 महीने की। तो दोस्तों उसके बाद आपको रेगुलर इनकम का प्रूफ देना होगा। आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की
डिटेल दे सकते हैं, अपने बिजनेस की डिटेल दे सकते हैं। इन केस आपके पास एग्रीकल्चर है तब आप यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड की भी डिटेल दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तब आपको कौन सी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है स्कूल या कॉलेज में, आप वो कॉपी यहाँ पे दे सकते हैं। आप जो आपका आईडी कार्ड है आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एज ए प्रूफ ऑफ फंड आप कौन से डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। तो आपकी जो सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। आप यहाँ पर अपनी ITR को शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर ITR 1 शो करें इनकेस आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, और आप ITR 4 यहाँ पर शो करें इनकेस आप प्रोफेशनल या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकेस आपके साथ माइनर ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि माता पिता जो बच्चे के हैं वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तब जो उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं वो साथ में लग जाती हैं। और दूसरे केस में जहाँ पर एक पेरेंट है वो साथ में ट्रैवल कर रहा है और जो दूसरा पेरेंट है वो इंडिया में रह रहा है, तब आप यहाँ पर NOC ले सकते हैं अपने दूसरे पेरेंट से, और जो उनके पासपोर्ट की कॉपी है वो साथ में लगा सकते हैं। और तीसरे केस में इनकेस दोनों पेरेंट से ही नहीं ट्रैवल कर रहे, तब आप दोनों जो पेरेंट हैं उनके जो गार्डियन हैं उनको NOC दे सकते हैं और अपने पासपोर्ट की जो कॉपी है वो दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पासपोर्ट की। तो आपका जो करंट पासपोर्ट है वो आपने यहाँ पर उनकी जो स्कैन कॉपी है वो प्रोवाइड करनी है। आपने 1 बाय 1 पेज करके स्कैन करना है। इनकेस आप ऑलरेडी पहले किसी देश में गए हैं और वहाँ पर वीज़ा लगा हुआ है तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उस पेज की भी कॉपी सबमिट करवाएं। इनकेस जो आपका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है तब आपने जो पुराना पासपोर्ट है उसे भी संभाल कर रखना है। और इनकेस आपका जो पासपोर्ट है वो लॉस हुआ था तब जो उसकी FIR कॉपी या जो उसकी रिपोर्ट है वो भी आपने यहाँ पर संभाल के रखनी है। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी आपसे मांगी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों आपने जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस और आपकी जो वर्किंग ईमेल आईडी है। तो दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आप एक चीज़ का ध्यान रखें। इनकेस आप 90 दिनों के अंदर वापस आना चाहते हैं या जो आपका वीज़ा है वो आप 90 दिनों का चाहते हैं, तब आप वीज़ा कैटेगरी C में अप्लाई करें क्योंकि ये 90 दिन तक वैलिड होता है। और इनकेस आप 180 डेज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तब आप वीज़ा कैटेगरी D में अप्लाई करें। तो दोस्तों एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जो ये दोनों कैटेगरीज हैं, यानी कि जो C कैटेगरी के वीज़ा होते हैं और जो D कैटेगरी के वीज़ा होते हैं, ये वहाँ पर जाके एक्सटेंड या रिन्यू नहीं होते। तो इनकेस आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में हैं जो ये कह रहा है कि आप ऑस्ट्रिया जाएं, वहाँ पर हम आपका जो विजिटर वीज़ा है उसे कन्वर्ट कर देंगे या आपको जो विजिटर वीज़ा है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ये कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो आप गैदर करें और फिर अपनी फाइल को सबमिट करें। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जितने डाउट्स थे ऑस्ट्रिया के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जिसे हम चेकलिस्ट भी बोलते हैं उसके बारे, ये वीडियो ने वो सारे कवर किए होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका आंसर वहां पे मिल सके। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।